सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं वन शॉट वीडियो सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको कर रखा है। ठीक है, और उसको देख लेना। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसमें से जो भी वीडियो आपको देखना होगा देख लेना। बेसिकली इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिकुल्स, जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उन सब का करा रखा है। और इससे पहले मैंने सॉलिड स्टेट का किया था, उसको भी देख लेना। और सरफेस केमिस्ट्री, ये दोनों फिजिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं आपको उसमें। ठीक है, और ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लेना। एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू एट चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एडजॉर्प्शन। तो क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड। तो एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बी होगा एब्जॉर्प्शन और ए डी है तो एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है कि कोई भी चीज जो मतलब कि सॉलिड या लिक्विड है उसके अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, सब्सटेंस के अंदर नहीं, सिर्फ उसके सरफेस पे जा रहा है, यानी एक सरफेस फेनोमेना हुआ। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूलर स्पेसिस होता है वो सिर्फ सरफेस पे एक्युमुलेट होता है, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ना एडजॉर्बेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पेसिस और सब्सटेंस विच एक्युमुलेट्स एट द सरफेस, यानी जो सरफेस पे आके चिपकता है या फिर बैठता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। एंड जिस सरफेस पे बैठता है उसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये सिंपल है काफी ना। अब बात करते हैं यार डिजॉर्प्शन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड, यानी कि एडजॉर्प्शन का उल्टा हो गया डिजॉर्प्शन, सिंपल भाषा में कैसे। ठीक है, क्या? एडजॉर्प्शन का अपोजिट डिजॉर्प्शन, यानी कोई भी एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसको अगर रिमूव करना है तो हम क्या उसको करेंगे? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिजॉर्प्शन। यहां पे देखो कुछ एग्जाम्पल हैं तुम्हारे एडजॉर्प्शन के। ठीक है, जैसे कि गैसेस जो होते हैं लाइक O2, H2, CO, Cl2, NH3 वगैरह, SO2। तो ये क्या होता है? चारकोल के सरफेस पे चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? सरफेस पे चिपक रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। ठीक है, तो सिलिका जेल के प्रेजेंस में एयर जो होता है वो ड्राई हो जाता है। कारण क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो इसको एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके सरफेस पे जाकर के वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है ना। वाटर वेपर्स आर एडजॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एब्जॉर्ब देखो, हाँ, तो क्या है? वाटर वेपर जो है एब्जॉर्ब होता है किसके कारण? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, बट एडजॉर्ब बाय सिलिका जेल, तो सिलिका जेल में एडजॉर्ब होता है और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है ना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक साइमल्टेनियसली। तो दोनों होगा तो हम क्या बोलेंगे? उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है ना। बोल रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एक सरफेस फेनोमेना है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट जो है, ज्यादा चीजें एडजॉर्ब होगा, तो उसको बोलेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ना। एडजॉर्प्शन जो होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब कि हीट रिलीज होता है। और क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा देखो, यहाँ पे डेल्टा एस भी निगेटिव होता है। कारण क्या है यार कि एडजॉर्प्शन होने का मतलब क्या है कि जैसे कोई पार्टिकल है, मान लो डस्ट पार्टिकल है, तो वो चिपकता है तो उसका रैंडमनेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वो बैठने के बाद उसका एनर्जी कम हो रहा है तो उसका रैंडमनेस घट रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंट्रोपी जो है निगेटिव है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है रैंडमनेस, तो डेल्टा एस इज निगेटिव। तो इसी तौर पे हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एच का वैल्यू देखो, डेल्टा एस निगेटिव है तो ये ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो डेल्टा जी भी निगेटिव हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन जो होगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां से उसके स्पॉन्टेनिटी को भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, एडजॉर्प्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला दो टाइप्स होता है, फिजिकल जॉर्प्शन एंड केमियो जॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? इट राइजेस बिकॉज ऑफ वंडरवाल्स फोर्सेस। ठीक है, किसके कारण होता है? वंडरवाल फोर्सेस के कारण होता है। अच्छा, इसका मैंने डिटेल नोट्स पहले ही डाल रखा है। ठीक है, तो अगर आपको वहां से रिवाइज करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो डिटेल नोट्स भी पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर बोलता है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज वंडरवाल फोर्सेस आर यूनिवर्सल। देखो, फिजिकल जॉर्प्शन में अगर तुम्हें ये पॉइंट याद करने में ऐसा तकलीफ हो रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेना है कि कार का लेना है। ठीक है, तो कार पे देखते हो तुम लोग कुछ दिन रखे रखे डस्ट उस पे आ जाता है। ठीक है,
सो डस्ट पार्टिकल का कार पे बैठना उसको हम फिजियोजॉब्सन के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे समझते हैं कि इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, तो स्पेसिफिक नहीं होता है। डस्ट किसी भी गाड़ी पे बैठ सकता है, चाहे वो BMW, चाहे ऑडी हो, चाहे वो ऑटो हो, सब पे बैठ सकता है, ठीक है। बिकॉज कारण क्या है कि वैन फोर्सेस सभी के बीच में होता है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, कहीं पे भी होता है ना। थर्ड है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। तो देखो एडजॉर्प्शन बेसिक सी बात है, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, हाँ तो ये रिवर्सिबल है क्योंकि डस्ट को हम हटाएंगे तो फिर उस पर डस्ट बैठ सकता है कार पे, तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो इस एग्जाम्पल से काफी ज्यादा इजी हो जाता है इसके पॉइंट्स को याद रख पाना, ठीक है ना। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, तो फिजियोजॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, यानी कि टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा इसका एक्सटेंट। कारण क्या है कि इसमें भी रैंडमनेस क्या होगा, टेम्परेचर अगर हाई कर देंगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा, तो एक्सटेंट उसका घट जाएगा, इसलिए इसमें लो टेम्परेचर जो होता है फेवरेबल होता है। अच्छा ये पॉइंट बोल रहा है नो अप्रेसिबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, चूंकि यार इसमें वीक फोर्सेस होते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आपको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, यानी डस्ट पार्टिकल ऐसे ही आके चिपक जाता है गाड़ी पे, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। सो नो अप्रेसिबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। बोल रहा है इट रिजल्ट्स इन मल्टी मोलिकुलर लेयर्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि धूल का एक ही परत बैठता है, परत पे परत बैठ जाता है। सो इट रिजल्ट्स इन मल्टी मोलिकुलर लेयर्स, ठीक है, तो मल्टी मोलिकुलर लेयर्स होगा। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, ठीक है, तो ये वैल्यू भी याद रख सकते हो 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अच्छा ये जो दोनों पार्ट है इस पे दोनों टाइप पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेईई में, तो याद कर लेना। सेकेंड जो है केमियोजॉर्सन है, तो इसमें क्या होता है इट इज काउज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, तो केमियोजॉर्सन है तो बेसिक सा कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ऑब्वियस सी बात है कि केमिकल बॉन्डिंग सबके बीच में तो नहीं बन जाएगा, तो किसी स्पेसिफिक गैस और जो तुम्हारा सरफेस होगा उसी के बीच में बनेगा, तो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अच्छा ये इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, एक बार बॉन्ड बन गया तो ऐसा नहीं है कि फिर टूटेगा फिर बनेगा, तो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, तो ये तो ऑब्वियस है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, ठीक है, तो इसमें हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी भी सम टाइम नीडेड होता है क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इट रिजल्ट्स इन यूनिमोलिकुलर लेयर, तो एक सरफेस पे अगर किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग बन गया है तो ऐसा नहीं है हर बार फिर उसके ऊपर और नहीं बन सकता है, ठीक है, तो इट इज यूनिमोलिकुलर। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी इसका हाई होता है, वैल्यू क्या होता है 80 to 240 किलो जूल पर मोल। तो ना देखो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म काफी इजी टॉपिक है बट अक्सर इस पे कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बेसिकली तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है x/m इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n, ठीक है, जहां पे n क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये होगा या फिर ये लॉग वाला फॉर्मूला होगा। इसमें ग्राफ याद रखना है, सिंपल पिछले मार्च में ये ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा था एंड इस पे भी पूछा था, तो इनके ग्राफ याद रख सकते हो, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से फिर ये हो जाएगा लॉग इंटू लॉग xm इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p। तो इस ग्राफ में अगर y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करोगे तो 1/n यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, लॉग के यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा एंड लॉग x/m इंटू लॉग p का ग्राफ हो जाएगा। अच्छा इसमें 1/n क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये काफी सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। बेसिकली ये तुम्हारा x/m का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से और उस पर पावर होता है 1/n का। ऊपर वाला जो आइसोथर्म था वो था सॉलिड थी गैस के लिए, ठीक है, बट यहाँ पे ये सॉल्यूशन फेज के लिए। तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के लिए क्या करेंगे, तो इसमें बेसिकली सिर्फ के ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इंस्टेड ऑफ प्रेशर, तो x/m इज इक्वल टू k इंटू सी इज योर कंसंट्रेशन 1/n। सिमिलरली लॉग लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा। और इस पे मैंने क्वेश्चन पहले ऑलरेडी करा रखा है तो उसको भी देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम करने में, गैस मास्क बनाने में, ठीक है, तो गैस मास्क में क्या होता है बेसिकली चारकोल होता है, तो जो भी पॉइजनस गैस इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जो कोल माइन होता है ना, कोयले का खादान, ठीक है, उसके अंदर इसका यूज करते हैं गैस मास्क का। तो उसमें चारकोल क्या होता है, जो पॉइजनस गैस रिलीज होता है अंदर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी में हम कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में याद रखना KCN ऐड करते हैं, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में करते हैं, तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए। बात करते हैं यार कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होता है सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसके जो
रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है, तो उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। और प्रोमीटर्स क्या होता है, इनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, और पॉइजन्स क्या होता है, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो ये दोनों याद रख सकते हो, डेफिनेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। दो तरीके का कैटालिसिस होता है यार, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में हो, जैसे यहाँ पे देखो SO2 गैस में है, O2 भी गैस में है, और NO जो यहाँ पे कैटालिस्ट है वो भी गैसियस फेज में है। तो जब दोनों गैस सेम फेज में होगा तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे, ऑब्वियस ये है कि जिसमें दोनों डिफरेंट फेज में होगा। जैसे यहाँ पे SO2 गैस में है बट यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो सॉलिड है, तो दोनों डिफरेंट फेज में है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे ये तुम्हारा हैवर्स प्रोसेस हो गया N2+3H2, तो इसमें Fe होता है कैटालिस्ट, NH3 बनता है। ये तुम्हारा हो गया ऑसवाल्ड प्रोसेस, तो इसमें प्लेटिनम होता है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और बना भी है। प्लेटिनम ऑसवाल्ड प्रोसेस मैच द कॉलम में आता है। वेजिटेबल ऑयल से तो क्या होता है, निकेल होता है, और वेजिटेबल घी में इसको कन्वर्ट करते हैं ना। अब बात करते हैं यार मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी का। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली दो थ्योरी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो पुराना ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी था और जो इंटरमीडिएट एडजॉर्प्शन थ्योरी था, दोनों का मिक्सचर है, तो अभी यही यूज होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या बोल रहा है कि जैसे अगर कोई रिएक्शन लेते हैं A+B, रिएक्टेंट है, तो इसमें जो कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो पहले क्या होता है, इसके सरफेस पे दोनों एडजॉर्ब होता है, ठीक है। तो जैसे ये कैटलिस्ट है और इसके सरफेस पे देखो दोनों एडजॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो गया है। एंड इसके बाद क्या होता है, फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। एंड फर्दर ये दोनों बाद में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, A+B प्रोडक्ट बन जाता है, और कैटलिस्ट हमारा अलग से निकल जाता है। तो यही बात हुआ कि कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ले रहा है, बट क्या कर रहा है, यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, फिर इंटरमीडिएट बन रहा है, और फिर कैटलिस्ट वापस निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन में और प्रोडक्ट में इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, बस ये जाता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट बनाता है, और फिर निकल जाता है। तो यही है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि कैटालिटिक एक्टिविटी जो होता है इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11, ठीक है। ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक में कैटालिटिक एक्टिविटी जो है इंक्रीज करता है। इसलिए ज्यादातर जो कैटलिस्ट तुम्हें दिखेगा, निकेल दिखेगा, प्लेटिनम दिखेगा, गोल्ड दिखेगा, सिल्वर दिखेगा, ये कॉपर वगैरह दिखेगा, ठीक है। तो जो ग्रुप 11 के एलिमेंट से वो ज्यादा होता है, निकेल, प्लेटिनम और प्लेडियम। तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होता है, ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक इंक्रीज करता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। और कैटलिस्ट आर क्या होता है, हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो डिफरेंट रिएक्शन के साथ या फिर डिफरेंट कैटलिस्ट जब हम लेते हैं, जैसे यहीं पे देख लो ना, CO3H2 है, यहाँ पे अगर निकेल लेते हैं तो CH4 बनता है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CO+2H2, Cu ZnO Cr2O3 लेते हैं तो CH3OH बनता है। तो डिफरेंट कैटलिस्ट देते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाईली सिलेक्टिव इन नेचर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो जियोलाइट्स क्या होता है, ये सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, तो ये कैटलिस्ट का ही एक पार्ट होता है, जियोलाइट्स जिसको बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का, ठीक है। तो ये काफी बड़ा एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे देखो इस पे भी क्वेश्चन एक बार मैथ का कॉलम में दे दिया था मार्च वाले में, JSM-5। तो इसका काम क्या होता है, अल्कोहल से डायरेक्ट पेट्रोल बनाने में इसका यूज करते हैं JSM-5 का, और इसमें था ऑप्शन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो इसमें मैच करना था, ठीक है ना। एंजाइम कैटालिसिस इसी बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये दोनों रिएक्शन दिया हुआ था और पूछा था कि A और B, ठीक है। तो तुमसे डायरेक्ट एंजाइम ही पूछ लिया था कि एंजाइम क्या होगा A एंड B। तो सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेज यूज करते हैं। ग्लूकोज को C2H5OH प्लस CO2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, जाइमेज। स्टार्च को माल्टोज में करने के लिए डाइएजाटेज, एंड माल्टोज को ग्लूकोज में करने के लिए माल्टेज, ठीक है। तो इसको याद कर लेना आपको। यूरिया को NH3 प्लस CO2 में कौन कन्वर्ट करता है, यूरिएज। एंड प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कौन करता है, पेप्सिन। तो इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन दोनों रिएक्शन, इन दोनों पे, ठीक है। तो हो सकता है आगे किसी और पे भी आ सकता है ना। यार बात करते हैं कोलोइड्स, और ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो डायमीटर कोलोइड का क्या होता है, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डायमीटर ऑफ कोलोइड्स जो होता है कितना होता है, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच के रेंज का होता है ना। इसमें देखो एक होता है डिस्पर्स फेज एंड एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो डिफरेंट तरीके के कोलोइड होते हैं, जैसे अगर सॉलिड हो, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हो, तो कोलोइड को क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल बोलेंगे।
एंड एग्जांपल्स क्या हो गए, ग्लासेस हो गए और जेम स्टोन हो गए ना। डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और मीडियम लिक्विड है तो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ सोल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया पेंट्स एंड सेल फ्लूइड्स। अगर फेज सॉलिड है एंड मीडियम गैस है तो इसको क्या बोलेंगे, एरोसोल। मीडियम जब भी गैस होगा तो क्या बोलेंगे, एरोसोल। और एग्जांपल क्या हो गया, स्मोक एंड डस्ट। लिक्विड है फेज और मीडियम अगर सॉलिड है तो इसको बोलेंगे जेल। जैसे हो गया चीज, बटर एंड जेलीज। लिक्विड लिक्विड है यार तो इमल्सन बहुत ही फेमस है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। मिल्क है एग्जांपल एंड हेयर क्रीम। अब देखो फेज अगर लिक्विड है एंड मीडियम गैस है तो अगेन गैस है तो एरोसोल बोलेंगे। एग्जांपल हो गया फॉग, मिस्ट, क्लाउड, स्पेस। तो एग्जांपल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ना। बात करते हैं यार गैस है और सॉलिड है तो सॉलिड सोल बोलेंगे। प्यूमाइस स्टोन एंड फोम रबड़ एग्जांपल हो गया। गैस अगर फेज है एंड मीडियम लिक्विड है तो फोम बोलेंगे और इसको एग्जांपल क्या हो गया, फ्रोथ एंड सोप लेदर। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इन जेईई मेंस। तो इसमें क्या बोलता है, दो तरीके का कोलॉइड होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, लिक्विड लविंग। ठीक है, क्या होता है, लिक्विड लविंग। फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ये बनता कैसे है, फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबड़ विथ सुटेबल लिक्विड। तो इसको जब मिलाते हैं तो हमारा लायोफिलिक कोलॉइड्स बनता है। ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ये पॉइंट याद रखना, ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, और बेसिकली इसको क्या होता है कि हम सेपरेट कर सकते हैं, फेज एंड मीडियम को सेपरेट कर सकते हैं सिंपली बाय इवेपोरेशन। एंड ये दोबारा से रिवर्सिबल सॉल्ट होता है, मतलब दोबारा से इसको फिर मिला करके हम बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल सॉल्ट। और ये क्वाइट स्टेबल होता है तो इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं यूज करते हैं। एंड इट कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड, इसको हम इजिली प्रिसिपिटेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लायोफोबिक कोलॉइड्स में लायोफोबिक का मतलब क्या होता है, लिक्विड हीटिंग। फोबिक का मतलब वो है हीटिंग। ठीक है, सब्सटेंस लाइक मेटल्स देयर सल्फाइड मिक्स्ड बाय स्पेशल मेथड्स, तब जाके ये बनता है। तो सिंपली मिलाने से ये नहीं बनता है। ठीक है, उसको स्पेशल मेथड से मिलाते हैं तभी ये बनता है लायोफोबिक कोलॉइड्स। और ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, इसको हम इजिली कोगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजिली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं और सिंपली बाय शेकिंग। तो सिर्फ हिला करके भी उसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे भी ये प्रेसिपिटेट हो जाता है ना। बात करते हैं सोल्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं होता है, इसके लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए। और क्या होता है यार, दो तरीके का और होता है, जैसे मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर से स्मॉल होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल, जिसमें एसिड मॉलिक्यूल होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा एक सेकेंड होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो इसमें क्या होता है, स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम। तो जिसमें बड़े बड़े सोल्स होते हैं उसके क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो ये हो गया तुम्हारा नेचुरल। और आर्टिफिशियल में क्या हो गया, पॉलीथीन, नाइलॉन एंड पॉलीस्टीरीन। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना किसका, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स का। तो यार तुम लोग माइसेल्स के बारे में तो पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के एवव हमारा मिसेल्स जो होता है बनता है उसी को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और इस पे दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जिस कंसंट्रेशन के अबव हमारा जो बनता है माइसेल्स तो उसको बोलते हैं सीएमसी, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। तो यानी यार माइसेल्स का फॉर्मेशन काफी हाई कंसंट्रेशन में ही होता है और उसको क्या बोलते हैं, सीएमसी बोलते हैं। जैसे सोप एंड डिटर्जेंट के लिए सीएमसी कितना होता है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻³ मोल पर लीटर ना। सोप क्या होता है, तो सोप का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम या फिर पोटेशियम का स्टीयरेट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरीके का पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो टेल पार्ट होता है इसको टेल और इसको हेड बोलते हैं। तो टेल होता है हाइड्रोफोबिक जो कि नॉन पोलर भी होता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग होता है। एंड जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और ये पोलर भी होता है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा, वाटर लविंग। सिमिलरली तुम्हारा डिटर्जेंट का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, CH3CH211SO4 -Na+। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम लॉरियल सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया डिटर्जेंट, फॉर्मूला याद रख सकते हो ना। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स बनाने के प्रिपरेशन देखो, एक तो हो गया तुम्हारा केमिकल मेथड जिसमें हम सिंपली रिएक्शन करवाते और ये तुम्हारा कोलॉइड्स बन जाता है। एक होता है बर्निंग आर्क मेथड। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा था, तो डिटेल में ये मेथड नहीं दिया होता। ठीक है, इसमें सिर्फ एग्जांपल आपको याद करना है किससे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम सॉल्ट्स बनाते हैं। कौन सा मेथड, बर्निंग आर्क मेथड ना। पेप्टाइजेशन पे बहुत पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल दे दिया कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सोल। तो उसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन बोला था, सिर्फ डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ दिया था।
तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्ट उसको बोलेंगे पेप्टाइजेशन। टिंडल इफेक्ट देखो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया एंड पूछा जाता है। तो इसमें क्या बोलता है कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसके कुछ कंडीशन होते हैं कि जो डिस्पर्स पार्टिकल है उसका डायमीटर जो होता है वो वेवलेंथ से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो होता है वो डिस्पर्स फेज का एंड डिस्पर्सन मीडियम का वो डिफर ग्रेटली करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस होगा तभी टिंडल इफेक्ट शो करेगा ना। लास्ट जो ये पार्ट है इसको मिस मत करना अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि इसमें मार्च पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, तो आपको सिर्फ याद कर लेना है कि कौन जो है पॉजिटिव चार्ज देता है और कौन नेगेटिव चार्ज देता है। तो जैसे हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड हो गया Al2O3 CrO3 तो ये पॉजिटिव चार्ज देता है। बेसिक डाई हो गया जैसे एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू, ये पॉजिटिव चार्ज देता है। हेमोग्लोबिन भी तुम्हारा ब्लड में जो होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज देता है। एंड ऑक्साइड, सिंपली ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज देता है। नेगेटिव चार्ज कौन कौन देता है? मेटल्स देता है जैसे कॉपर AgAu, कोई भी मेटल्स नेगेटिव चार्ज देगा। मेटल का सल्फाइड भी तुम्हें नेगेटिव चार्ज शो करेगा कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। एसिड डाइस्टफ्स जैसे योसिन हो गया, कॉन्ग्रेड सेल्स हो गया, सोल्स हो गया ना। स्टार्च, गम, जिलेटिन एंड क्ले एंड चारकोल, ये सारे तुम्हारे नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। तो सिर्फ इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन पॉजिटिव शो करता है और कौन नेगेटिव, तो एग्जांपल्स याद कर लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। काफी लंबा वीडियो हो गया है, बट यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। स्टिल कुछ ऐसे पार्ट्स है जो मिसिंग है, ठीक है। हालांकि वो जेमेंस में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके जरूर जाना। एंड फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।